हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सजीव जगत में विविधता, जो कि कक्षा 6 का विज्ञान का पाठ 2 है। ठीक है, इसका पहला पाठ हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जाकर देख सकते हो। और आज हम शुरू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं पाठ को बिना किसी देरी के। देखो, विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया है। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? तो तालिका 2.5 में देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के नाम दे रखे हैं और गति का प्रकार, यानी कि अलग अलग तरह के जीव जंतु किस माध्यम से गति करते हैं। दूसरा, गति मतलब वो चलते हैं या उड़ते हैं, यहाँ पे वो दिया। तीसरा ये है कि वह गति करने के लिए या जो चलने के लिए या तैरने के लिए वो किस अंग का प्रयोग करते हैं, किस भाग का प्रयोग करते हैं, वो यहाँ दिया। जैसे कि कबूतर है, कबूतर गति चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। अगर वो चल रहा है तो वो अपने पैरों का प्रयोग करेगा, अगर वो उड़ रहा है तो अपने पंखों का प्रयोग करेगा। इसी तरीके से बाकी सारे उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद है, उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखे या स्ट्रीमलाइंड शरीर और पख या फिन होते हैं। और बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती तो इसके पास टांगे होती हैं जो इसको चलने में सहायता करती हैं। तो देखो, मछली जल में रहती है और इसके ऊपर बहुत सारे, और इसका शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय शरीर का मतलब होता है कि आगे से शरीर पतला होता है, चोंच जैसा होता है, बीच से थोड़ा मोटा और पीछे से फिर से पतला होता है। इस तरह की आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। और मछली का आकार कुछ धारा रेखीय आकृति का होता है। हालांकि हम ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ अलग अलग तरह की आकृति की होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप होती है वो मछलियों की ऐसे ही होती है। दूसरा कि उनके मछलियों के पास पख या फिन्स होते हैं, ये पंख होते हैं जो उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। दूसरा, ये बकरी है और ये मैदानी क्षेत्र में रहती है और ये चलने के लिए टांगों का प्रयोग करती है। आप सभी जानते हो, देखते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों का चित्र है। मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे। और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाला देवदार का वृक्ष। ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे हैं और ये मरुस्थल यानी कि जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पाए जाने वाला वृक्ष है। तो इन दोनों में विभिन्नता है, वो क्या है, क्यों है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है। आपने अपने अवलोकनों पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आपने देखा है कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु दूसरे प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं से अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं? देखो, कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा है। माया बताती कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार के हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से भिन्न क्यों होती है। ये मरुस्थल में पाया जाने वाला कांटेदार और मांसल पौधा है। ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला शंकु आकार का, यानी कि ऐसा ट्रायंगल शेप का है। ये जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसा उस आकार का है। तो ये अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण जान लेते हैं हम। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन के समय अत्यधिक गर्म और रात के समय अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंडी वाले परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के तने मांसल जल को संग्रहित कर सकते हैं। मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और इन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। यानी कि ऐसे जो मांसल तने हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है, पानी इकट्ठा रह सकता है लंबे टाइम तक, जो कि इनको ज़्यादा दिनों तक जीवित रखने में सहायता करता है। दूसरा, यहाँ पर ऐसे पौधे और जंतु पाए जाते हैं जो अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी को सह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पाई जाने वाली छिपकलियाँ, सांप और ऐसे जीव जंतु
जैसे पेड़ों में हो गया नागफनी का पौधा, कैक्टस का पौधा, बबूल का पेड़, ये जो कीकर होता है, वह ऐसे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है और जिनमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। आपने बबूल का पौधा देखा, उसमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी पत्तियां होंगी तो पौधे से पानी का हानि होगी और पौधा सूख जाएगा, इसलिए होता है ये। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में प्राय हिमपात होता है। हिमपात यानी बर्फ गिरती रहती है हमेशा ठंडे इलाकों में, बर्फीली पहाड़ियों में। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं। अगर बर्फ उन पौधों पर गिरेगी भी तो नीचे सरक जाएगी, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। पौधों के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। यानी यहाँ पर इस तरह के पौधे, शंक्वाकार के पौधे पाए जाते हैं। अगर इनके ऊपर बर्फ गिरती भी है तो वो आसानी से नीचे झड़ जाती है, जिससे ये पौधा आसानी से वहाँ पर खड़ा रहता है। अगर इसके ऊपर खूब बर्फ भी गिर जाए तब भी बर्फ सरक सरक के नीचे गिरती रहती है। तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। अब देखो यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पर है राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट और ये लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट। हैं दोनों ऊँट ही, लेकिन अलग अलग स्थानों की वजह से इनके अंदर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। वो क्या है, आगे देखते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल में रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। बहुत लंबे पैर होते हैं और जो खुर होते हैं वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, जिससे उनका पैर अंदर की ओर नहीं जाता और वो रेत में आसानी से चल पाते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, देखो इसके पैर लंबे हैं और यहाँ से बहुत गद्देदार और मोटे मोटे होते हैं। इसके पैर छोटे हैं और यहाँ से पतले हैं। इसके खुर ही गद्देदार होते हैं और इसके खुर जो होते हैं वो गद्देदार नहीं होते हैं, पतले पतले से होते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुंबड़ में भोजन संचित रखते हैं। संचित मतलब इकट्ठा करते हैं। गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में एक बड़ा कुंबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में दो कुंबड़ होते हैं। ये दोनों कुंबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुंबड़ में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। मरुस्थल के ऊँट को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं जो उनको सहायता करती हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान में रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, यानी कि उनको सुसु बहुत कम करते हैं, जिससे उनके पानी की नुकसान कम होता है। उनका गोबर सूखा होता है, इससे भी उनके पानी का नुकसान कम होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता, जिससे भी उनके शरीर का पानी बचता है। चूंकि ऊँट अपने शरीर में बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अब इन सबको एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर हम तुलना करेंगे गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट की और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट की। गर्म मरुस्थल वाले ऊँट की टांगे लंबी होती हैं और खुर गद्देदार होते हैं। ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के पैर छोटे होते हैं और कम गद्देदार और पतले होते हैं। ठीक है, गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के शरीर पर बाल कम होते हैं, जिससे क्या होता है, उसको गर्मी कम लगती है। ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं जो कि उसको सर्दी से बचाते हैं। तीसरा पॉइंट है, गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के पीठ पे एक कुंबड़ होता है। इस कुंबड़ के अंदर बहुत सारा खाना इकट्ठा होता है, प्रोटीन इकट्ठा होता है, जो कि इसको जब भोजन नहीं मिलता तो ऊर्जा जो होती है वो इस कुंबड़ से मिलती है और वो जीवित रह पाता है। दूसरी ओर है, ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट में दो कुंबड़ होते हैं जिनमें बहुत सारा खाना इकट्ठा होता है और ये जब ठंडियों में इसको कई दिनों तक खाना नहीं मिलता तो यहीं से उसको ऊर्जा मिलती है और ये अपने आप को जीवित रख पाता है। ठीक है, और जो गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट है ये मूत्र विसर्जन यानी कि वॉशरूम बहुत कम करता है, सुसु बहुत कम करता है। इसका गोबर भी शुष्क होता है और इसको पसीना भी नहीं आता, इसलिए ये बिना पानी के कई दिनों तक गर्म स्थितियों में गर्म मरुस्थल में जीवित रह पाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम बुरांश के बारे में।
माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांश या रोडोडेंड्रॉन, इनको इंग्लिश में कहते हैं, के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। दूसरी ओर सिक्किम में रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांश के लंबे पौधे भी देखे हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। देखो, एक क्षेत्र में पाया जा रहा है बुरांश का पौधा है जिसकी हाइट कम है और पत्तियां बहुत छोटी हैं, वो इसलिए ताकि वो पहाड़ों पे उगा हुआ है और तेज हवाएं चलेंगी, अगर ऊंचा पेड़ होगा तो जल्दी गिर जाएगा, है ना, और बहुत सारी पत्तियां होंगी भारी भारी बड़ी बड़ी, तो भारी हो जाएगा और आसानी से गिर जाएगा। लेकिन दूसरी ओर वो लड़की बताती है जो कि सिक्किम में रहती है कि उसने भी ऐसे देखा है कि उसके इलाके में जो पेड़ हैं बुरांश के ही पेड़ हैं, लेकिन उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्थानों पे अपनी परिस्थितियों के अनुसार पौधों की लंबाई और ज़्यादा है और पौधों की लंबाई कम है। तो जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं उसके अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, वैसा बना लिया है। तो ये अनुकूलन दर्शा रहे हैं यहाँ पे बुरांश के दो तरह के पौधे। देखो, बुरांश की भिन्न विशेषताएं। आगे सागर ने अपने सहपाठियों को बताया कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया कि मछलियों का धारा रेखीय शरीर उन्हें जल में गति करने में सहायता करता है। हमने सीखा है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उन्हें अनुकूलन कहते हैं। हालांकि अनुकूलन की परिभाषा और आवाज़ की परिभाषाएं हमने अपनी पहली वीडियो में देख ली है, तो आज हम इतना ही करेंगे। और फिर भी देख लो, यहाँ पर आवाज़ की परिभाषा आप पिछली वीडियो से याद कर सकते हो, यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। और उसके बाद आपकी 3 परिभाषाएं बच जाती हैं। थलीय मरुस्थल क्या होता है, थलीय आवाज़ क्या होता है, जलीय आवाज़ क्या होता है और उभयचर क्या होते हैं।